Hello students, let us discuss variation of acceleration due to gravity. In the previous lecture, we discussed about acceleration due to gravity. When a body is freely falling, then a uniform acceleration is produced in this body. And this acceleration is known as acceleration due to gravity because this acceleration is produced by the gravitational force of the earth. And gravitational force of the earth is known as gravity. Now value of acceleration due to gravity can be calculated by this formula, that is g, small g is equal to capital G m upon r square. So अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? मास पर डिपेंड करती है. मास किसका? अर्थ का मास. सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द अर्थ. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ द अर्थ. कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ. यहां पर जी भी दिया हुआ है बट जी इज अ कांस्टेंट वैल्यू. सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल जी, यानी इस जी की वैल्यू पर कैपिटल जी का कोई असर नहीं पड़ेगा, इसीलिए ये वैल्यू इससे इंडिपेंडेंट है. बट मास ऑफ द अर्थ और रेडियस का असर पड़ता है. नाउ जब हमने अलग अलग वैल्यूज पुट की, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट की इस फॉर्मूले में, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट की, तो जो स्मॉल जी की वैल्यू आई थी वो आई थी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस की तरफ गिरता है तो वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करता है एट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अगर अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर होती तो वैल्यू ऑफ जी अर्थ के सरफेस पर हर जगह कांस्टेंट होती, यानी सेम होती, जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. देखिए अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है. परफेक्ट स्फीयर नहीं है इसका क्या मतलब है कि जो अर्थ है वो पोल्स के ऊपर फ्लैट है और इक्वेटर्स के ऊपर इट इज बल्जिंग आउट, थोड़ा बाहर की तरफ है. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कुछ इस तरह की शेप बनती है, पोल्स पर फ्लैट और इक्वेटर पर आप देख सकते हैं इट इज बल्जिंग आउट. तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेडियस ऑफ अर्थ इज मिनिमम एट द पोल्स. अर्थ का जो रेडियस है वो पोल्स पर तो मिनिमम है एंड इट इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर. तो इसका मतलब अर्थ का रेडियस अलग अलग पोजीशंस पर, अलग अलग लोकेशंस पर चेंज हो रहा है. तो अगर अर्थ का रेडियस चेंज हो रहा है इस फॉर्मूले में देखिए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी चेंज होगी, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स अपॉन द रेडियस. जहां रेडियस कम होगा वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होगी और जहां रेडियस ज़्यादा होगा वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी. नाउ रेडियस ऑफ अर्थ एट द पोल इज मिनिमम, सो वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट द पोल्स. क्योंकि अर्थ का रेडियस पोल्स पर मिनिमम है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल्स पर मैक्सिमम होगी. रेडियस ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर. देखिए इक्वेटर पर ज़्यादा है, सो वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम एट द इक्वेटर. तो हर जगह 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं है. अगर हम रेडियस की वैल्यूज पुट करें इस इक्वेशन में तो हम अलग अलग लोकेशंस के ऊपर स्मॉल जी की वैल्यू बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं और वो डिफरेंट होगी हर पॉइंट पर. द वैल्यू ऑफ जी इज जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ. अब आप कहेंगे कि अगर हम रेडियस ऑफ अर्थ को जीरो करें तो इन्फिनिटी बन जाएगी, लेकिन ये जो फॉर्मूला है दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल इनसाइड द अर्थ. अर्थ के अंदर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है. आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि अर्थ के सेंटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जीरो हो जाएगी. मतलब जैसे जैसे आप अर्थ के सेंटर की तरफ जाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी और सेंटर पर जाकर के ये मिनिमम हो जाएगी, यानी जीरो हो जाएगी. अगर आप अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं, अर्थ के सरफेस से आपकी हाइट इंक्रीज होती जाती है तो देखिए क्या होता है, आर की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी. अगर आर की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी तो जी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी. तो जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी डिक्रीज होती जाएगी. नाउ दिस फॉर्मूला here you can see shows that g is independent of the mass of the body. आप इस फॉर्मूले में देखिए क्या यहाँ मास ऑफ द बॉडी है कहीं भी? इस फॉर्मूले में मास ऑफ द अर्थ है, रेडियस ऑफ द अर्थ है, लेकिन मास ऑफ द बॉडी कहीं भी नहीं है. इसीलिए कहते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी. यानी चाहे बॉडी भारी हो चाहे बॉडी हल्की हो,
दोनों ही बॉडीज में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी जब ये बॉडीज अर्थ की तरफ गिरेंगी, मूव करेंगी, तो वो एक्सेलरेशन सेम होगी, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए कैलकुलेशंस के लिए हम लोग ये मान करके चलते हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अर्थ पर हर जगह सेम है, दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि वो कैलकुलेशन हमने कहाँ की है। तो चीज़ों को आसान मानने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या मानते हैं कि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी अर्थ के सरफेस पर हर जगह सेम है। नाउ कैलकुलेट, अब मून की निकालते हैं। देखिए इसी फॉर्मूले से वी विल कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर मून। जी वहां पर कितना होगा? सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। अब हम क्या निकाल रहे हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो हमको चाहिएगा क्या? मून का मास और मून का जो है रेडियस। अगर ये दोनों मालूम चल जाए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमको मालूम लग जाएगी वहाँ कितनी है। तो हमको यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए मास ऑफ द मून इज 7.4 इंटू 10⁻22 kg, हमको बताया हुआ है क्वेश्चन में। रेडियस ऑफ मून इज 1740 किलोमीटर। अर्थ का कितना था? 6400 किलोमीटर। फिर उसको हम मीटर्स में कन्वर्ट करते थे। यहाँ पर हमको दिया हुआ है रेडियस ऑफ द मून इज 1740 किलोमीटर्स। जी की वैल्यू उतनी ही है। देखिए मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आप कहीं भी चले जाइए सेम रहती है। ये मीडियम से इंडिपेंडेंट है, यानी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बॉडीज किस मीडियम में रखी हुई हैं, बॉडीज सेलेस्टियल हैं या टेरेस्ट्रियल हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जी की वैल्यू तो उतनी ही रहेगी जितनी होती है, दैट इज 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब ये सब वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं और हमारी जो आंसर है वो हमको मिल जाएगा। देखिए जी की वैल्यू हमने लिख दी, मास इज 7.4 इंटू 10⁻22 kg। अब रेडियस जो है वो किलोमीटर्स में दिया हुआ है और हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर्स में। सो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, 1000 को लिख सकते हैं 10⁻3। सो 1740 इंटू 10⁻3 मीटर्स। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 3 डिजिट्स के बाद हमने डेसिमल पॉइंट लगा दिया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.740 इंटू 10⁻3। या तो आप सीधा लिख दीजिए 1740, या फिर आप लिख सकते हैं 1.740 इंटू 10⁻3। तो 10⁻3 ऑलरेडी था ही हमारे पास, सो 10⁻3 इंटू 10⁻3 कितना बन जाएगा? 10⁻6। तो 1740 इंटू 10⁻3 मीटर्स को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। ये डेसिमल हमने यहाँ लगाया तो वहाँ से एक और 10⁻3 हमको मिल गया, इसी वजह से ये 10⁻6 हो गया। अब वैल्यूज़ रख दीजिए, सब वैल्यूज़ रख दी यहाँ पर। अब देखिए 6.7 इंटू 7.4 बनता है 49.58। यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, बेस सेम है, तो पावर z हो जाएंगी, यानी -11 + 22, तो 11 बच जाएगा। 49.58 अपॉन 3.027 जो है वो बनता है 16.37 इंटू 10⁻11 अपॉन 10⁻12। देखिए 10⁻6 था, 10⁻6 इंटू 10⁻6 10⁻12 बन गया था, एंड 1.74 का होल स्क्वायर जो है वो बना 3.027। अब जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो मिला 16.37 इंटू 10⁻⁻1 विच इज इक्वल टू 1.63 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो मिलेगी हमको एट द सरफेस ऑफ मून वो होगी 1.63 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये वैल्यू 1/6 है ऑफ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो मून पर है वो 1/6 है ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। आप अगर ये देखें तो ये 1/6 है, 9.8 है हमारा अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और मून के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये वैल्यू 1/6 है ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। देखिए मोशन चैप्टर में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, 3 इक्वेशन आई थी, और वो इक्वेशंस कब एप्लीकेबल थी? वो इक्वेशंस तब एप्लीकेबल थी जब कोई बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही हो। एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करती है, इसका मतलब ये इक्वेशंस हम फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं एक चेंज के साथ। और वो चेंज क्या है? ए की बजाय जी रख देंगे। यहाँ पर ए का मतलब है एक्सेलरेशन। फ्रीली फॉलिंग बॉडी में
जो एक्सेलरेशन होती है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ए को रिप्लेस कर दिए जी से, सो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एस। और न्यूमेरिकल्स आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं इन फॉर्मूलाज का यूज करके। सो दीज आर इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अब कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। व्हेन अ बॉडी इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है, अर्थ के सरफेस की तरफ गिरती है, इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। तो इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ने का मतलब होता है एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन एज पॉजिटिव। तो जब बॉडी नीचे गिरती है, अर्थ की तरफ गिरती है, तो हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को पॉजिटिव लेते हैं, दैट इज जी इज इक्वल टू प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। When a body is thrown vertically upwards, जब हम किसी बॉडी को ऊपर की तरफ उछालते हैं, its velocity is decreasing। तो acceleration due to gravity g को हम नेगेटिव लेते हैं, that is g is equal to minus 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। When a body is dropped freely from a height, its initial velocity is zero। आप वैसे भी देख लीजिए, आप किसी बॉडी को एक हाइट से छोड़िए तो गिरने से पहले तो उसकी वेलोसिटी जीरो ही है, सो इनिशियल वेलोसिटी u is zero। When a body is thrown vertically upwards, its final velocity v becomes zero। जब हम किसी बॉडी को ऊपर उछालते हैं तो क्या होता है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, और जो सबसे पीक है, जो पीक पर पहुंचकर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई इस केस में, जीरो। फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी v बिकम जीरो जब बॉडी को हम थ्रो करते हैं वर्टिकली अपवर्ड्स। The time taken by a body to rise to the highest point is equal to the time it takes to fall from the same height। बॉडी को जितना टाइम हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में लगता है, उतना ही टाइम बॉडी को हाईएस्ट पॉइंट से वापस नीचे पहुंचने में लगेगा। नाउ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। एक टर्म आती है इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। अब देखिए इसका मतलब क्या है। मान लीजिए दो बॉडीज हैं, बॉडी ए एंड बॉडी बी। इन दोनों बॉडीज के सेंटर का, देखिए जब भी हम दो बॉडीज का डिस्टेंस लेते हैं तो दोनों बॉडीज के सेंटर के बीच का डिस्टेंस लेते हैं। सो आर इज द सेपरेशन बिटवीन द सेंटर्स ऑफ दीज टू बॉडीज। आर है दोनों बॉडीज के सेंटर के बीच का डिस्टेंस। तो अगर इन दोनों बॉडीज के, अब ये क्या होगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगी जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और दोनों बॉडीज के बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स को कैसे मेजर करते हैं, इस फॉर्मूला से, F इज इक्वल टू जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इन दोनों बॉडीज के बीच की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वैल्यू ये है। अब मास देखिए कोई भी हो सकता है, तो जनरल फॉर्मूला है, आप बॉडीज का कोई भी मास ले लीजिए, कोई भी सेपरेशन बता दीजिए, आपको बड़े आराम से दोनों के बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स मिल जाएगी। अब हमने क्या किया, दोनों बॉडीज के बीच के सेपरेशन को डबल कर दिया। यहाँ आर था, मैंने दोनों बॉडीज के सेपरेशन को डबल कर दिया। तो अब इस सेपरेशन का, अपने जो ये इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ाई है, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स पर क्या असर पड़ता है वो देखते हैं। देखिए तो हमने सेपरेशन दुगनी कर दी, डबल कर दी। यहाँ आर थी, यहाँ 2r हो गई। तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या फॉर्मूला बनेगा, g m1 इंटू m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना है, 2r स्क्वायर। सो g m1 m2 अपॉन 4r स्क्वायर। अब अगर आप इस वैल्यू को इस वैल्यू से कंपेयर करें तो क्या है, दिस वैल्यू इज 1/4 ऑफ दिस वैल्यू। अगर आप इस वैल्यू को इस वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है ये 1/4 है इस वैल्यू की। इसका मतलब क्या हुआ, इफ the separation between two bodies is doubled, then gravitational force between them becomes 1/4। अगर हम दो बॉडीज के बीच के सेपरेशन को डबल कर देते हैं तो उनके बीच की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 1/4 हो जाती है। अगर आप इसको ट्रिपल करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 1/9 हो जाएगी। 4 टाइम्स कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 1/16 हो जाएगी। मान लीजिए दोनों के सेपरेशन को हाफ कर देते हैं। यहाँ आर था सेपरेशन, यहाँ हमने r/2 कर दिया। सो जी m1 m2 अपॉन r/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए r स्क्वायर बाय 4, अब ये 4 ऊपर चला गया, सो 4g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब अगर आप इस वैल्यू को इस वैल्यू से कंपेयर करें तो क्या है, दिस वैल्यू इज 4 टाइम्स एज कंपेयर टू दिस वैल्यू। तो अब इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, इफ सेपरेशन बिटवीन टू बॉडीज इज हाफ्ड देन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम बिकम्स 4 टाइम्स।
अगर हम दो बॉडीज के बीच के सेपरेशन को आधा कर देते हैं तो उन दोनों बॉडीज के बीच की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 4 टाइम्स हो जाती है. Now these are some assignment questions for you, so solve these questions. Thank you.